जिनका चाणक्य नाटक 1500 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, उसका मंचन हो चुका है और विश्व स्तर पर उसकी सराहना होती है। और 600 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले, हिंदी, मराठी, गुजराती सभी तरीके के सिनेमा में अपने अभिनय का जौहर दिखाने वाले अभिनेता पद्मश्री मनोज जोशी जी यहाँ सभागार में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा मंच पर आएं। गीता जी, अभी आपकी कला जो है उठना प्रदान करेगी इस पूरे सभागार को। जी हाँ, मैं गीता जी से आग्रह करता हूँ मास्टर क्लास के लिए यहाँ पर उपस्थित पद्मश्री अभिनेता मनोज जोशी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें, सत्कार करें और प्रारंभ करते हैं ये मास्टर क्लास का सेशन। इससे पहले बातचीत का एक दौर शुरू हो, मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी एवी है मनोज जोशी जी को डेडिकेटेड, वो प्ले की जाए। एवी प्लीज। हेरा फेरी के कचरा सेठ, हंगामा के मूसा भाई और सिनेमा की दुनिया के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने हास्य को केवल हंसी तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे अभिनय की गहराई से जुड़ा। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित अभिनेता मनोज जोशी की। हलचल, धूम, भागम भाग, चुप चुप के और भूल भुलैया जैसी सैकड़ों फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय से उन्होंने दर्शकों को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। लेकिन मनोज जोशी केवल हास्य अभिनेता नहीं है, वो अभिनय की एक जीवित पाठशाला है। रंगमंच से लेकर सिनेमा तक उन्होंने हर मंच पर अपनी गहन तैयारी, संवाद, अभिनय की सटीकता और चरित्र में उतर जाने की अद्भुत क्षमता से अभिनय को एक कला से साधना बना दिया। महानाट्य चाणक्य के 1500 से अधिक प्रदर्शनों में चाणक्य की दमदार और ओजस्वी भूमिका निभाकर उन्होंने सिद्ध किया कि मंच हो या कैमरा, अभिनय की आत्मा एक होती है। वरदान फिल्म फेस्टिवल 2026 को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि पद्मश्री अभिनेता मनोज जोशी अपने विशेष मास्टर क्लास के माध्यम से अभिनय की बारीकियों, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया और सिनेमा की गहन समझ को युवा फिल्मकारों और कलाकारों के साथ साझा करेंगे। आइए अभिनय को केवल देखें नहीं, उसे समझें। मनोज जोशी को केवल जाने नहीं, उनसे सीखें। मनोज जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव देखे हैं, बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में गए हैं और दधीची के सहयोग से जो एक प्रयास हुआ है बॉडी ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में, आपको कैसा लगता है और यहाँ आके कैसा महसूस हुआ और क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? दधीची सेवा समिति द्वारा आयोजित ये फिल्म फेस्टिवल जो आपने आयोजित किया है, मैं सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद जैसा छोटा शब्द नहीं कहूँगा, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए दधीची सेवा समिति को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स हो, छोटी फिल्मों के फेस्टिवल्स हो, बड़ी फिल्मों के फेस्टिवल्स हो, सभी फेस्टिवल्स में अलग अलग प्रकार के विषय आते हैं।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सोच आती है, लेकिन ये जो देहदान, अंगदान, नेत्रदान, ये दान की भूमि है, हमारी तप की भूमि है, ये जप की भूमि है। भैया सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग है, तो उसमें ज्ञान, जप, तप ये तो बहुत कम होता है, और होता होगा तो मुझे ये मिलेगा तो मैं ये जाप करूंगा, इसके लिए बहुतांश होता होगा। ऐसा नहीं है कि कोई अपने लिए नहीं कर रहे होंगे, कर भी रहे होंगे लोग, लेकिन बहुत मात्रा कम है। लेकिन कलयुग में महत्व है दान का, और दान जिसको हम पुण्य बोलते हैं, कि इस जन्म में हम मनुष्य ही इसलिए हुए हैं कि हम प्राणी मात्र का, जीवों का कल्याण करने के लिए हमको मनुष्य का अवतार दिया है ईश्वर ने। ये हमारा दर्शन, शास्त्र, वेद, वेदांत सब यही कहता है, पुराण सब यही कहता है, यहां तक गरुड़ पुराण भी यही कहता है। तो जीते जी हम दान करते हैं, नहीं करते हैं, स्वार्थ से करते हैं, किससे भी करते हैं, बट इस जीवन का अंतिम क्षण होने के बाद हमको हमारे रीति रिवाज के हिसाब से वो शरीर जो है वो तो नश्वर है। भगवत गीता कहती है कि आत्मा अमर है, और मैं मतलब आत्मा जो है वो अलग अलग कपड़े धारण करता है और अलग अलग शरीर धारण करता है, ये तो गीता कहती है। तो वो शरीर, वो दान किया हुआ किसी दूसरे शरीर को जीवन दान देने के लिए उपयोगी हो, तो उससे बढ़कर कोई दान है ही नहीं जी, है ही नहीं। जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया, जैसे दधीची ऋषि की कथा हम सबको पता है, वृत्रासुर बहुत तकलीफ दे रहा था, सब देवता घबरा गए, और फिर दधीची ऋषि के पास गए, कहा कि वज्र बनाना है और केवल आप ही की जो अस्थियां हैं वही वज्र बनाने के लिए काम आएंगी। उन्होंने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने देह का दान, ये वहां से हमारी परंपरा है। तो ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि भैया ये आंखें निकालेंगे शरीर मृत्यु होने के बाद तो वहाँ स्वर्ग में अंधा हो जाएगा आदमी, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों अलग है। तो ये बात विजुअल माध्यम के साथ बताने के लिए और युवाओं को प्रेरित किया आपने, और इतनी सारी एंट्रीज पूरे देश भर में से आई होंगी, पूरे देश भर के युवाओं ने इस पर विचार विमर्श करके अपने अपने बुद्धिपूर्वक विचार कर कर उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपना जो विचार है, ये जो विचार है महत विचार, वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, और ये विचार लाखों करोड़ों 140 करोड़ भारतीयों तक पहुँचे, ये भी उनका उद्देश्य है। और ये फेस्टिवल, क्योंकि हमारा जीवन ही उत्सव है, तो जीवन को यदि उत्सव बनाना है तो अच्छे तरीके से उत्सव बनाएं, उत्सव मनाएं। और अभी वसंत ऋतु आने वाला है, और वसंत ऋतु शुरू ही है, मतलब आने वाला क्या है, अभी तो होली आएगी। तो इस वसंत ऋतु में आपने ये अंगदान, देहदान और नेत्रदान के लिए लोग प्रोत्साहित हो, और उनके विचार जो युवाओं ने बनाए हुए हैं वो लोगों तक, क्योंकि फिल्म का जो इम्पैक्ट है वो लास्ट लॉन्गिंग है, विजुअल इम्पैक्ट इज लास्ट लॉन्गिंग इम्पैक्ट।
और इसीलिए ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसी स्पर्धाएं और इस प्रकार का आयोजन ये बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए आप अपने लिए तालियां बजाइए, मैं ये कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका क्या मतलब कैसे आभार प्रकट करूं कि मुझे आपने बुलाया, और मैं भी प्रेरित हो गया। आज हमारे द्वारका के वो जिन्हें पद्मश्री मिला, मंडवाल जी, नीलेश जी ना, नीलेश जी, कितना अभूतपूर्व 27-28 वर्ष का कार्य है। तो ये अपने आप में ऐसे प्रेरणा देने वाले लोग हमारे आसपास है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए ये फेस्टिवल में मैं आया, ये मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। और मुझे भी इसने कुछ गतिशीलता दी, एक अलग दिशा दी। मेरे एक मित्र हैं आशुतोष आप्टे, उन्होंने देहदान के लिए, अंगदान के लिए, आप मानेंगे नहीं, पेंटर हैं वो, उन्होंने स्मशानों में चित्र का एग्जीबिशन किया। हर स्मशान में कि अगर कोई आए, सपोज किसी का अंतिम क्रिया करने के लिए, तो वहां उसका उन्होंने एग्जीबिशन किया था। उस एक में मैं गया था। एग्जीबिशन है ना चित्रों का, चित्रों के माध्यम से उन्होंने ये बताया था। तो बहुत बहुत ये दैवीय कार्य का है और हमें करना ही चाहिए, क्योंकि यदि हमको मनुष्य जीवन ईश्वर ने दिया है तो केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं दिया है, परमार्थ के लिए दिया है। क्योंकि प्राणी मात्र जीवित रहता है, लेकिन सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी अगर किसी को कहा है जो अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीव मात्र का कल्याण करने की बात सोचता है, तो उसका नाम है मनुष्य। और वो कार्य लोगों को प्रेरित करे, इसलिए आपने ये किया है। इसलिए आपका बहुत 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 आभार। बिल्कुल मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि शायद ये ईश्वरी की कृपा है कि मनुष्य को मनुष्य योनि दी है, लेकिन उसमें ईश्वरत्व का तत्व दिया है कि वो सृष्टि के संरक्षण के लिए कार्य कर सकता है। जो प्रभु ने बना दिया व्यक्ति को, लेकिन अगर उसको सहेजना है, उसको बचाना है, तो वो जिम्मेदारी भी उसको दी। वो अपने नेत्रों से किसी को रोशनी दे सकता है, वो अपने हृदय से किसी को जीवन दे सकता है। तो अपने आप में ये एक बड़ी चीज़ होती है। अब मैं तो धन्यवाद आपका सिर्फ इसलिए, मैंने अभी एक बहन देखी जिनका हृदय ट्रांसप्लांट किया हुआ है। मतलब आज की तारीख में विज्ञान ने भी इतनी प्रगति की है कि वो बहन, उन्होंने कहा मैं बैडमिंटन ओलंपिक खेल के आई हूँ। मतलब ये जिंदा उदाहरण है हमारे सामने, क्या बात है। मुझे लगता है कि हम जो सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल होंगे, कुछ ना कुछ बातें करना चाहते होंगे मनोज जी से। तो मैं, प्रतिबिंब जी कहाँ हैं हमारे मित्र? प्रतिबिंब आप हैं हॉल में? ये माइक आप लें और ये संवाद की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा शुरू करें बच्चों के साथ। क्या हाल है दोस्तों? तो एक बार ताली बजा दें। मनोज जोशी केवल एक अभिनेता नहीं है, अपने आप में अभिनय के इंस्टीट्यूशन हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अभिनय के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में। जो भी सवाल, जो भी पूछना चाहती हूँ, शुरुआत मैं आपकी तरफ से अपने सवाल से कर देता हूँ। मनोज जी, जीवन में पहली बार कब आपके जहन में आया कि मुझे अभिनय करना चाहिए, रंगमंच से जुड़ना चाहिए और सेल्यूलाइट पर उतरना चाहिए? मैं पाठशाला में, जीवन में, मतलब मेरे बाल्यावस्था में ही मुझे ये इस अभिनय कला का आकर्षण भी था, उत्साह भी था और वो अंदर था। इसलिए वहीं से ही मेरी शुरुआत हुई शालेय जीवन से। स्कूल में पढ़ता था, तीसरी कक्षा में, तब भरत भेंट नाम का एक नाटक किया था, वहाँ से शुरुआत हुई। फिर आंतर
शालेय आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा यानी इंटर कॉलेजिएट स्पर्धा कंपटीशन प्ले की, इंटर स्टेट कंपटीशन। अब महाराष्ट्र में रहा हूँ इसलिए मराठी, गुजराती हूँ मैं जन्म से इसलिए गुजराती, और हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है इसलिए हिंदी। ऐसे तीनों भाषाओं में मैं कार्य करता रहा, और तीनों रंगभूमि, तीनों टीवी और तीनों फिल्म, ये तीन भाषा में, ये तीन माध्यम में मैं सातत्यपूर्ण काम करता रहा। और उसके बाद जब मुझे फिल्मों में एक्चुअली काम नहीं करना था, लेकिन इसलिए नहीं करना था क्योंकि नाटक के कलाकारों को बुलाते हैं थिएटर के, और फिर एक रोल जो होता है वो देते हैं, फिर वो एडिटिंग में कट जाता था, ये सब सुना था। लेकिन एक होता है कि हर माध्यम में अपने आप को इंसान तराश कर देखे, और सेल्यूलाइड माध्यम जो है, फिल्म का पर्दा जो है, वो हमेशा मुझे आकर्षित करता रहा। और कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है कि जिसको उस माध्यम में, सेल्यूलाइड माध्यम में काम नहीं करना है। ऐसा बहुत बहुत रेयर कलाकार होगा कि जिसको वो मन नहीं होगा। तो मुझे भी मन हुआ, और मेरी पहली फिल्म पे पहली बार मैंने कैमरा फेस किया, जिसका नाम था राऊ नाम की एक सीरियल थी, बाजीराव पेशवा, जिसमें मैं बना था। मेरी उम्र थी उस समय 24 साल की, और पहली बार मैं कैमरा फेस कर रहा था। उस समय मेरा नाटक चाणक्य आया था 90 में, और वो मेरे प्रोड्यूसर ने देखा, लेकिन था वो गुजराती में, तो वो सीरियल थी मराठी में। तब ये इतने टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म नहीं थे, तब एक ही था दूरदर्शन, और दूरदर्शन पे ये मराठी में धारावाहिक आता था जिसका नाम था राऊ, जो नासिर इनामदार जी के राऊ नाम की एक नॉवल थी, उसके ऊपर आधारित, मतलब ऐतिहासिक नॉवल थी ये। तो ये रोल मेरे जीवन का पहला था, वो मेरा कैमरा एक्सपीरियंस पहला था। और उसी समय मुझे एक हूँ होशी होशीलाल नाम की एक NFDC की फिल्म मिली 90 में। तो उसमें मैं, दिलीप जोशी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वो, और रेणुका शाहनी, ये तीनों का मुझे लगता है फिल्मों का सफ़र, सेल्यूलाइड सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। फिर मैं नाटक में ही मस्त रहा, और उसी में मुझे अपना करियर करना था। लेकिन नाटक से अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है। ये जब समझ में आई बात, तब 97 आ चुका था। तो सरफरोश नाम का जो सिनेमा है, जो आज कल रेखा जी ने बताया था कि जब वो कॉलेज में थी तो कर्टन रेजर था ना, तो उन्होंने सरफरोश की शूटिंग देखी थी और बोले कि हमारी कॉलेज में ही हुई थी। तो सरफरोश वो मेरी पहली फिल्म, जिसमें मैंने बच्चू का किरदार किया। बस वहाँ से फिल्मों का सफ़र जो शुरू हुआ, वो आप सब लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, आज तक 170 से ज़्यादा फिल्मों में मैंने काम किया। और मराठी, गुजराती, हिंदी, मलयालम और एक पंजाबी, ऐसी 5 भाषाओं में मैंने काम किया। अब मेरी अप्रैल में एक फिल्म आने वाली है, भूत बंगला, अक्षय कुमार के साथ, और एक हैवान नाम की फिल्म है, वो भी अगले 2 महीने के बाद आएगी। और एक सीरीज़ है जो कॉलेज डायरीज नाम की एक वेब सीरीज़ है, वो कैंपस डायरी, सॉरी कैंपस डायरी। आप लोग कॉलेज में हो इसलिए मैंने कॉलेज बोला, बट कैंपस डायरी है। तो उसमें मैं डीन का रोल कर रहा हूँ, बच्चे काफ़ी वाकिफ़ होंगे उससे। तो ये है मेरा सफ़र। और अभी तक मैंने वो पैशन जो है मेरा,
अंदर का जो जोश है वो अभी तक वही बरकरार है कि रोज रोज नया नया कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। और मेरा एक नाटक आ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, जो 25 अप्रैल को रिलीज हो रहा है, और चाणक्य के आज तक 1750 शो मैं कर चुका हूँ, और आज भी वो नाटक जारी है। नमस्कार सर, मैं दिनेश वर्मा हूँ, न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, टीवी जापानीज़ टीवी चैनल्स के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हूँ। टीवी कमर्शियल एड फिल्म वगैरह बनाता हूँ उन लोगों के लिए, स्पेशली फॉर जापानीज़ पीपल। और इस संस्था से मैं 10-15 साल से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को मार्गदर्शन कीजिए। मुझे उम्मीद है कि वरदान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल होगा, इसको वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कैसे फेमलाइज करवाया जाए, नंबर 1। और मैं देखता हूँ लाखों बच्चे शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और यूजलेस स्टोरीज पर बनाते हैं, और हमारे पास ना ट्रेजर है स्टोरीज का, देदान अंगदान से रिलेटेड रियल टाइम स्टोरीज हैं। तो हम कैसे उन बच्चों तक उनको प्रेरित कर सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं ताकि वो हमसे स्टोरीज लेकर शॉर्ट फिल्म्स बनाएं। आप प्लीज हमारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं आपने एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे हैं मुझे। मतलब आपका पहला प्रश्न है कि बच्चे कैसे प्रवृत्त हों, दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि बॉलीवुड में इसको कैसे ग्लैमराइज करें। मैं एक बात बताता हूं, वरदान ये हम सबके लिए वरदान है। ये वरदान दे दिया है कि इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, ये बीज बोने के लिए। मतलब मैं नीलेश भाई के साथ बैठा था, उन्होंने मुझे 2 कहानियां बताई उनकी, और मैंने ही कहा कि एक काम कीजिए, आप गुजरात से हैं, आप संकल्प कीजिए, वो पूरा करने के लिए आचार्य मैं बनता हूं, मतलब वो यज्ञ पूरा करने के लिए। और मैं बोला हम लोग एक फिल्म बनाते हैं, अब भी ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये बात हुई मेरी। दूसरी बात कि शॉर्ट फिल्म जो है वो आजकल छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑफ कोर्स ये फिल्म का सब्जेक्ट बनना ही चाहिए, मैं मानता हूं, क्योंकि फिल्म में आई हुई जो बात होती है ना, वो बहुत लंबे समय तक अंदर रहती है। तो वो प्रयत्न मैं सबसे पहले मैं करना चाहता हूं कि उसकी फिल्म बनाए। अब दूसरी बात, बॉलीवुड को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड इससे प्रभावित होगा। और बॉलीवुड या जो भी शब्द है उसका, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसको यहां से प्रोत्साहन, ये विचार उनको लेकर आगे के जीवन के लिए कहानियां जो है वो बनानी ही पड़ेगी। हमारे यहां कहानियों की कमी है नहीं, कहानी बनने वाले की कमी नहीं है, कहानियां हमारे मिट्टी में है हमारी, तो वो कमी नहीं है। और ऐसे उदाहरण भी हैं। ये 2 लोगों को, जिंदा लोगों को मैंने देखा अभी कि जिनका हृदय ट्रांसप्लांट हुआ है। मतलब आश्चर्य लगता है ना ये। तो ये होगा, और इसके लिए उनको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो इंप्रेस होके इन सब्जेक्ट पर फिल्म बनाएंगे। और दूसरी एक बात मुझे लगती है कि सोशल मीडिया, मतलब जो बहुत ही हीन दर्जे के जो रील्स बनते हैं, मैं खासकर यंगस्टर्स को बोलूंगा कि वो इस प्रकार की रील बनाएं कि लोग उसको लाखों करोड़ों लाइक्स दें। छोटी छोटी रील,
लेकिन प्रेरक रील बनाए उन लोगों तक जाकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सोशल माध्यम का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, और ये जो मेकर्स हैं छोटी छोटी फिल्म बनाने वाले, वही आगे के फिल्म मेकर्स हैं और वही बनाएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ये वरदान ने जो प्रयत्न किया है, मुझे लगता है कि एक कॉज, क्योंकि फिल्म किस लिए बनती है? देखो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई राजा हरिश्चंद्र से। फिल्में क्यों बनना शुरू हो गई? उसका नाम है मनोरंजन। जो मन के अंदर केवल रंजन मतलब अंजन डालता है, वो अंजन डाल के आपकी दृष्टि खोलता है, आपकी बुद्धि खोलता है, और आपको सांस्कृतिक धरोहर और मनुष्यत्व का आईना बताता है। इसीलिए फिल्म है, ये माध्यम है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को प्रीच करने आए हैं, किसी को सिखाने आए हैं, बट उससे प्रेरणा देने के लिए जरूर आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमको किसी को भी इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। हमारा ये जो ऊर्जा है ना, हमारे नए भारत की जो नई चेतना है, युवा ऊर्जा, वो काफी है। और मुझे लगता है कितनी एंट्रीज आई है अभी? 117 के आसपास इन्हीं विषयों पर अगर इतनी फिल्में आई है, 10-10, 20-20 मिनट की होंगी, जो भी है, सारे माध्यम, मतलब 6 सेकंड की भी रील है, 10 मिनट की भी है, 5 मिनट की भी है, जो भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा आयोजन वरदान का हर राज्य में हमने करना चाहिए। आई एम विथ यू। और आज जैसे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आई थी ना, हर राज्य के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करके हर राज्य में जहां जहां है, जो भी वो बॉलीवुड का एक्टर आए नहीं आए, वो छोड़ दीजिए, वो आए तो ठीक है, आएंगे, वो भी आएंगे, तो हम हर राज्य में करें। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, गीता आहूजा दधीची से जुड़ी हूँ। कुछ सवाल नहीं है, लेकिन शायद ये एक मौका है कि मैं एक मैनिफेस्ट करती हूँ। जब अक्षय कुमार ने बैटमैन किया, और मुझे लगता है काफ़ी सोशल कॉजेज़ पे करते हैं, और आपने अभी नाम लिया और फिर भाई साहब ने क्वेश्चन किया बॉलीवुड का, तो ये मैनिफेस्ट मैं करती हूँ कि अक्षय कुमार जैसी पर्सनालिटी एक बहुत बढ़िया हमारी बॉलीवुड मूवी बने। और क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो उन तक आप थोड़ा सा संदेशा भी भिजवा दीजिए। निश्चित, मैं जब मिलूंगा अभी जी जी तो जी, निश्चित बताऊंगा। गीता आहूजा भी बोलना, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट उसके साथ कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर मास्कॉम, हाँ, एक हाथ हिला। नमस्कार सर, मेरा नाम तन्वी त्रिपाठी है। नमस्कार। सर, मैं कोई सवाल पूछने से पहले मैं आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बिकॉज बचपन से मैं आपकी फिल्म्स देखती आ रही हूँ। आपकी प्रियदर्शन सर के साथ जितनी कोलैब्स फिल्म्स थी, भूल भुलैया हो या फिर जितनी भी फिल्म्स थी, उन सब की वजह से मैं एक तरह से ड्रीम अभी किया है कि मैं भी फिल्म मेकर बनना चाहती हूँ। एंड काफ़ी अच्छी मेमोरीज दी हैं आपकी फिल्म्स ने हमको। एंड फिल्म भूत बंगला के लिए आपको बेस्ट विशेस। मैंने आज ही उसका गाना सुना एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। सो टीम भूत बंगला की तरफ से एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर की तरफ से एक मैसेज। एंड एक मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने बात की है वर्किंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर, इसमें आपने कहा कि आपने एक मलयालम फिल्म में भी काम किया है, एंड आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मलयालम फिल्म्स। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ नॉन साउथ इंडियन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्किंग इन बॉलीवुड? ऐसा है, जो मलयालम भाषा है, उसका जो साहित्य है, उनके जो लेखक हैं, निर्देशक हैं, कलाकार हैं, मैंने मोहनलाल जी के दादाजी का रोल किया था उसमें, ओडियन नाम की फिल्म थी।
तो इतने डिसिप्लिन अपने विषय के साथ, और उसका विषय, उस फिल्म का विषय भी बड़ा अद्भुत था कि जब लाइट नहीं आई थी तब शैडो प्लेइंग करके लोगों का जो एंजॉयमेंट करते थे ऐसे प्राणियों के आकार वगैरह, और फिर धीरे धीरे उनके यहां दारिद्र्य जब आने लगा तो फिर उसमें चोरियां भी होने लगी। वो विषय था। 100 करोड़ का बिजनेस किया उस फिल्म ने। वो महत्व का नहीं है, लेकिन वहां इतने डिसिप्लिन, इतने शिस्तप्रिय लोग हैं कि अपने काम के अलावा उनको कोई किसी में कोई रस नहीं होता। हेलो, गुड मॉर्निंग, इसमें कोई रस नहीं होता। तो आई थिंक अगर मैंने क्या सीखा वहां से, और मैंने प्रियदर्शन जी के साथ 15 फिल्मों में मैंने काम किया, तो मैंने सीखा ये कि इनकी जो लगन है, इनकी जो शिस्त है और काम करने का जो पैशन है, वो इतना जबरदस्त है कि यही एक जीवन में, मतलब हर कलाकार में होता है ऐसा। लेकिन अब जैसे हिंदी फिल्मों में कुछ एक्टर हैं जो लेट आते हैं, 9 बजे की शिफ्ट है, 10:30 बजे शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं। 7 बजे की शिफ्ट में 7 बजे कैमरा ऑन होगा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट उधर उधर। तो मुझे लगता है इतनी शिस्तबद्धता से काम होना, ये एक गुण। दूसरा, विषयों का चयन, कि नयापन क्या दें, नया क्या दें, उसकी हमेशा शोध रहना। शोधक है वो, साधक है वो। और मतलब सारा साउथ, मैं एक केवल केरल फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मलयालम फिल्म की, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ फिल्म हो, जैसे कंतारा है। अब कंतारा फिल्म हमारी मिट्टी की फिल्म है, जो हमारी देवताओं की बात करता है, जो जंगलों में, जो पहले क्या होता था, मंदिर होता था, मंदिर में, मंदिर के आसपास की जो जगह होती थी, पर्यावरण के विषय में हमारे पूर्वज कितने जागरूक थे कि एक भी वृक्ष कटने नहीं देता था, क्योंकि वो वृक्ष जो है वो देवता के हैं। तो कितनी अद्भुत फिल्म थी, कितनी छोटे बजट में बनी थी, लेकिन उस फिल्म में, उस विषय में दम था। वो मिट्टी का विषय था और अपना विषय था, इसलिए लोगों ने प्यार करके सर पे ले ली फिल्म, और बहुत बड़ी हिट हो गई सारी भाषाओं में। तो ये है साउथ का जो कमाल है वो। धन्यवाद। नमस्कार मनोज जी, मैं विनोद अग्रवाल दधीची देहदान समिति से ही जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। मैंने आपके बहुत मोनो प्लेस भी देखे हैं, विवेकानंद, चाणक्य, तुलसी। नहीं, मैं आपको रिपेयर करता हूँ। तुलसी और विवेकानंद जी शेखर सेन ने किया है, मैंने चाणक्य किया है। हाँ। दधीची देहदान समिति, सूरत की डोनेट लाइफ, मोहन फाउंडेशन, ऐसी अनेकों संस्थाएं हैं जो ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन और आइज डोनेशन के लिए काम करती हैं, मासेज में जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करती हैं। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी उतनी जागरूकता, उतनी अवेयरनेस समाज में नहीं है जितनी की होनी चाहिए। ये बात सही है कि वरदान जैसे कार्यक्रम इस काम में अपनी पूरी आहुति देंगे और जागरूकता में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। मेरा प्रश्न ये है कि आप या हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसा क्या कर सकती है या उसको करना चाहिए जिससे कि इस जागरूकता को फैलाने में और मदद मिले, और जो कमी है अंगदान के लिए अंगों की, वो पूरी हो सके। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। जागरूकता की कमी, जैसे हमें स्वातंत्र मिला उसके बाद धीरे धीरे अंधुक होने लगी, तुरंत। अब उसकी मीमांसा में मैं जाना नहीं चाहता, ना आवश्यकता है।
लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को स्वच्छता अभियान के लिए इतना बड़ा, इतना कहने के बावजूद भी अभी तक हम में जागरूकता नहीं है। मतलब अब जब हम कार से जाते हैं, मैं दिल्ली में आया हूं इसलिए दिल्ली की बात करूंगा, कार से जाते हैं, पानी पी के बोतल फटाक से फेंक देते हैं, फिर जो गुटखा मावा जो भी खाते हैं दरवाजा खोल के ऐसे थूकते हैं जैसे वॉमिट किए। अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अशिक्षित लोग नहीं हैं, इसलिए जागरूकता के लिए उनको हर एक को झकझोरना पड़ेगा। वो झकझोरने का जिम्मा कलाकारों का है, सारे बुद्धिजीवियों का है और सारे सुशिक्षित लोगों का है जो अपने आप को सुशिक्षित कहते हैं, साक्षर कहते हैं, उन लोगों का है। तो ये जिम्मा हम सब मिलकर उठाएंगे। और हमारा दोष भी है ये कि हम सबको अधिकार चाहिए, ये दिस इज आवर राइट ये कहने के लिए सब आगे आते हैं, लेकिन दिस इज आवर ड्यूटी ये कहने के लिए कोई आगे नहीं आता। ये हमारा ड्रॉबैक भी है। तो हमको सुधरना होगा, चाहे वो पर्यावरण का विषय हो, चाहे वो कुछ पानी का विषय हो, चाहे कुछ भी हो, हमको हमसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके शायद हो सकता है आज नहीं कल। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मन की बात में 3-3 बार देहदान, नेत्रदान, अंगदान का उल्लेख भी करना पड़ा, उन्होंने किया भी। बट आपने एक बात बहुत अच्छी कही जिससे मुझे यह विचार अभी आया कि जैसे राष्ट्रगान होता है फिल्मों में, वैसे फिल्म से पहले सेंसर सर्टिफिकेट के बाद जो सिगरेट की ऐड आती है ना कि धूम्रपान बहुत भयानक है, ए नंदू, ऐसे एक ऐड आती है अक्षय कुमार की, तो एक नंदू हमको यहां भी बनाना पड़ेगा। ऐसी एक ऐड बना के हर फिल्म के पहले वो ऐड आए। और ऐसे जो उदाहरण है ना, 1-2, मेरा हृदय ट्रांसप्लांट हुआ और ये परिवार ने मुझे हृदय ट्रांसप्लांट करवा दिया और आज मैं बैडमिंटन खेलती हूं और ओलंपिक तक जाके आई। ऐसे विज्ञापन जो है, जो धूम्रपान के लिए करते हैं, वैसे विज्ञापन हमको हर फिल्म के पहले सेंसर सर्टिफिकेट के बाद आए, वो कंपल्सन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कुछ जरा जागृति होगी अच्छे अच्छे लोगों में, ऐसा लगता है। मैं मेरा योगदान देने के लिए तत्पर हूं, समर्पित हूं, इसीलिए मैं आज आया हूं और हमेशा आते रहता हूं। मैं आऊंगा ही, जाऊंगा ही, मैं काम करूंगा ही, लेकिन आईएनबी मिनिस्ट्री को कह के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को कह के ये चीज यदि हम करते हैं तो मुझे लगता है ये काम, चाहे दधीची जी हो या नीलेश जी हो, सब जो भी इससे जुड़े हुए हैं, सब ये कार्य को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। नमस्ते सर, मैं राघव गुप्ता बीजेएमसी से। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैं आपको बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, बचपन से पिक्चर देख रहा हूँ आपकी, भूल भुलैया ये सब, तो आपने मतलब आपने तब के एक्टर भी देखे होंगे और जो नए जनरेशन के एक्टर हैं उनको भी आप जानते होंगे। तो सर आपने क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं तब के एक्टर्स में, आपके टाइम के एक्टर्स में, और अभी के जो एक्टर्स आ रहे हैं उनमें? क्या फर्क है? यस सर। उम्र में फर्क है। दूसरा एक बात समझ लो, हर युग में, हर 10 साल में एक 2-4 लोग होते हैं जो हमको अच्छे ही लगते हैं ऑलवेज, चाहे हमारी उम्र बड़ी हो। अभी भी ये पीढ़ी के भी एक्टर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, सब समर्पित लोग हैं
दूसरा ऐसा है कि हार्डवर्क करने में जानते हैं, व्यसनी नहीं है बहुतांश लोग, मतलब दारू सिगरेट ये नहीं पीते। ऐसे भी आज की जनरेशन जानता हूं, पिछली जनरेशन को बहुत 10 में 2-3 लोग होते होंगे कि जो ऐसा कर रहे होंगे। तो हर जनरेशन में अच्छा और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, बट मुझे फर्क उम्र के अलावा, विषयों के अलावा, मतलब आज जिस प्रकार के सब्जेक्ट हो रहे हैं वो सब्जेक्ट उस समय इतने ज़्यादा नहीं होते थे। ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारी विषय उस समय नहीं आए थे, तो ऐसा नहीं है। बट यस, हार्डवर्क जो है वो इस क्षेत्र में सबको करना ही पड़ता है। देयर इज नो बटन ऑन किया और ये शॉर्टकट है नहीं कहीं पर। तो कोई भी, चाहे वो एक्टर हो या ये एक्टर हो, चाहे उस जमाने के बलराज दा हो, संजय कुमार साहब हो, राज कपूर साहब हो, कोई भी हो, और उसके बाद के वो लोग जो अभी हम देखते हैं, बच्चन साहब हैं या अपने परेश रावल साहब हैं, अनुपम खेर हैं, जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, नाना पाटेकर है, जो मैं रंगमंच से आए हुए और बहुत जबरदस्त कलाकार है वो, और अभी के कलाकार चाहे रणबीर कपूर हो, मुझे अच्छे लगते हैं वो, तो बहुत डिवोटेड लोग हैं, वो कम नहीं हुआ है। तो वो होना ही चाहिए सब में, आप में भी होना चाहिए अगर आपको बनना है तो। नमस्कार मनोज जी, मैं डॉक्टर देवेंद्र हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइंट डीन एकेडमिक अफेयर्स हूँ जी। एक तो आपने बताया कि आप एक मूवी में डीन बने हैं, तो बहुत बधाई है आपको। दूसरा, मैं प्ले भी लिखता हूँ, एक प्ले आपको भेंट भी किया है मैंने, 370 पे, आर्टिकल 370 पे देश में पहली बार कोई प्ले लिखा गया है, वो मैंने लिखा है। वाह 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 वाह। मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, अब चूंकि आप डीन का रोल भी प्ले करें, मेरा भी इनसे लेना देना है। एक तो इनको देहदान अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षा में क्या बदलाव लाएं, और फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकिंग खासकर कैसे की जाए ताकि देहदान और अंगदान करके जो हमारी पीड़ित वर्ग है या जिनको जो चाहिए उनको वो सुविधाएं मिलें और वो अंग मिलें ताकि जीवन आगे चलता रहे। क्योंकि मैं हमेशा आपकी तरह एक ही बात मानता हूं कि हम स्थूल शरीर इसी पृथ्वी से लेते हैं और यहीं छोड़ के चले जाते हैं, लेके नहीं जा सकते उसको। तो इसको कैसे प्रचारित अधिक से अधिक किया जाए फिल्मों के माध्यम से और एकेडमिया के माध्यम से, और दिल्ली विश्वविद्यालय में हम जो एस्पायर कर रहे हैं कि इस तरह का प्रोग्राम करा के, और आपकी भूमिका उसमें चाहे तो वो क्या हमें मिलेगी। धन्यवाद। मुझे लगता है बहुतांश जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, वो बहुत सिमिलर हैं, बट एक बात बताता हूं कि ऐसी 3 से 4 फिल्में बने जो भारत की 14 भाषाओं में बने, जो लोगों को प्रोत्साहित भी करेगी। और जैसा मुझे मैडम ने कहा कि आप अक्षय कुमार जी को भी कहिए, मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे से जो हो सकता है वो करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। तो फिल्म के माध्यम से इसको प्रोत्साहित करना ये बहुत आवश्यक है। वो कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आर्थिक गणित भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर हमारे यहाँ एक वेव्स नाम की एक OTT भी है दूरदर्शन की, या दूसरे OTT माध्यम को भी लोग कहें, या जैसे मैंने कहा कि हर फिल्म के आगे धूम्रपान से कैंसर होता है, ये जो ऐड आती है, फिर भी धूम्रदंडिकाएं बहुत बिकती हैं पान के दुकान पे, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, फिर भी लोग लेते हैं और लोग पीते हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि ये पीने से एक्टिंग आएगी, लेकिन उनका बेचारे का मतलब, मैं एक्टर हूं इसलिए बोल रहा हूं, बट फिर भी लोगों को समझ नहीं आती। दूसरी बात आपने मुझे कही शिक्षा की, तो वो स्वयं पूर्त भी होना चाहिए, लेकिन एक बात सुन लीजिए कि हमारी जो शिक्षा पद्धति जो आई ना, मैं हमेशा वहां पर आता हूं कि दूसरों को देकर खुश होना चाहिए। ये ज्ञान हमें संपूर्ण हमारे गुरुकुल से लेकर आज हमारे धर्म से लेकर हमारे जितने भी पंथ हैं सब में ये है, लेकिन हम खुद भी जो जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति लाए, या स्वार्थी हमने ही बच्चों को या पीढ़ियों को हमने सेल्फ सेंटर्ड बनाया है शिक्षा पद्धति से, कि ये पढ़ोगे तो ये होगे, फिर मुझे मिला, बाकी सब, ये हमारी प्रवृत्ति हो चुकी थी, है रादर बहुतांश, और बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड ही सोच है हमारी। और शायद वो शिक्षा पद्धति से कहो या जो भी कहो, या कंपटीशन कहो या जो भी कहो, लेकिन वो भी हर माँ बाप ने अपने बच्चों में अभी से बचपन से डालना बहुत आवश्यक है, चाहे मातृभाषा हो, चाहे हमारे धर्म का अंग हो, या चाहे उसका जो दृष्टिकोण है वो देने से और बांटने से बढ़ता है। ये दृष्टिकोण बढ़े उसके लिए माँ बाप ने भी काम करना चाहिए, और तभी जाकर ये अंगदान तो बहुत बड़ा दान है। आज हम छोटे छोटे चीजों में लोग इतनी सी बातों में लोगों को देखते हैं, तो ये एक आध्यात्मिक लोगों की उन्नति का भी विचार है। लोग आध्यात्मिक, बच्चे जो हैं वो आध्यात्मिकता की तरफ भी बढ़े, और भैया ये अगर मेरा ब्रेन डेड है या मेरे परिवार में किसी का ब्रेन डेड है, तो वो ब्रेन डेड है तो ये कुछ काम का है नहीं, अभी ये तो वेजिटेबल है, कुछ खाली रक्ता विसरण होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये बच्चे ही हैं, ये आज की जो जेनजी या मिलेनियम जो जनरेशन है वही कहने वाली है, लेकिन उनको हमको ही आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए हमारा जो फिल्म या जो भी माध्यम है, उस माध्यम से सोशल मीडिया है, रील्स है, या जो समाज के बड़े बड़े लोग हैं हर एक क्षेत्र के, उनको भी साथ में लेकर आना, और इस प्रकार के वरदान जैसे फिल्म फेस्टिवल्स, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स, और इस प्रकार की फिल्मों को बनना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये स्लो है, बट मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल में ये निश्चित रूप से 110% मुझे लगता है कि लोगों में जागृति आकर इसका एक अच्छा विचार वृक्ष निश्चित फलेगा और बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ यंगस्टर्स पीछे आपस में बात कर रहे हैं और कुछ मोबाइल में भी लगे हुए हैं। ये एक अवसर है जब आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और मनोज जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जब कोई कलाकार, फनकार जब लोगों के मध्य होता है तो लोगों को अपेक्षा रहती है कि वो जो फनकार है, जिस विधा का वो धनी है, उसके माध्यम से कुछ सिखाए। और यहाँ पर बहुत सारे आपके फैंस हैं जो आपका थिएटर भी देखते हैं, आपकी फिल्म्स भी देखते हैं, और वो चाहते हैं कि उनमें से आपके जो पसंदीदा दृश्य हैं उसमें से आपको क्या पसंद है। और यहाँ पर मंजू प्रभा भाभी भी बैठी हैं और पिछले दिनों इन्होंने आपका चाणक्य नाटक देखा था, उसके निमित्त कुछ कहना चाहती हैं। वातावरण को थोड़ा सरस करते हुए आपसे अनुरोध करूंगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि विषयांतर नहीं होगा। मैंने चाणक्य 3 बार देखा है, पर जी नहीं भरता है। आपसे अनुरोध है कि धारा प्रवाह शब्दों में उसमें बहुत लंबे लंबे संवाद हैं, तो कोई एक संवाद आप अभी सुनाइए। मैं यहाँ कुछ 19-20 साल के, 22 साल के, 23 साल के, 25 साल के, उसके भी ऊपर के
और कुछ 50 साल के युवा भी यहां बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जो बातें हुई है ना, ये जो भी दधीची सेवा समिति हो या वरदान फिल्म फेस्टिवल हो या मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, ये नीलेश भाई हैं, या जो भी लोग समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ प्रदान करते हैं, देने वाले लोग हैं कि कुछ समाज का कल्याण हो। ये बात, ये विचार तब आता है जब उनकी निष्ठा, अब निष्ठा शब्द का अर्थ मैं समझाने नहीं बैठूंगा, निष्ठा का अर्थ आपको ही समझना पड़ेगा कि वो अगर निष्ठा नहीं है तो वो काम नहीं होगा। और वो निष्ठा क्या है, ये चाणक्य नाटक में जब विरोधी पक्ष के नंद के अमात्य और सत्ता पक्ष के जो गुरुजी थे वो आचार्य चाणक्य थे चंद्रगुप्त के, और वो चाहते हैं कि ये विरोधी पक्ष का जो अमात्य है वो चंद्रगुप्त के पास आए तो ये भारतवर्ष जो है वो बड़ा कमाल का होगा। लेकिन क्योंकि उस समय परकीय आक्रांत था, सिकंदर भी भारत आया था, और उस बात को लेकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके खिलाफ और ये भारतवर्ष को मजबूत करने के लिए ये सब किया। तो वो चाहते थे कि एक निष्ठावान अमात्य, एक निष्ठावान व्यक्ति जिसकी निष्ठा किसी और के प्रति है, मतलब वंश परंपरा से चलने वाले हमारे यहां, मैं नाम नहीं लेना चाहता विचारों का, तो वो लोग सिर्फ इस वंश के हैं इसलिए खुद को महान मानते हैं, और उनके प्रति निष्ठा रखने वाले लोग भी कितने अंधेरे में हैं। तो ये बात उनको बताते हैं कि ये वंश प्रेम में जो पड़े हुए हैं आप, ये उनके प्रति निष्ठा मत रखिए। जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है, जो जन कल्याण के प्रति निष्ठा रखता है, जो जनता जनार्दन का सर्वोच्च कल्याण हो ऐसा मन में धारणा रखता है, वही निष्ठा पवित्र है। तो ये बात चाणक्य उनको कहते हैं, वो संवाद में आपको, इसलिए ये मैंने विस्तार पूर्वक कहा कि हो सके आप में से वो लोग कुछ समझे न समझे, लेकिन इसका आधार लेके शायद अच्छे तरीके से समझेंगे, इसलिए मैंने ये थोड़ा आपको विस्तार पूर्वक समझाया। तो अमात्य राक्षस जो हैं वो नंद की निष्ठा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अमात्य राक्षस कहते हैं कि मेरी निष्ठा केवल नंद वंश के प्रति थी, है और रहेगी। तो चाणक्य कहते हैं निष्ठा, वो कहते हैं हां निष्ठा। तो चाणक्य कहते हैं कि निष्ठा की ऐसी संकीर्ण, ऐसी ओछी व्याख्या आपसे अपेक्षित नहीं थी महात्मन, आपसे अपेक्षित नहीं थी। ये पृथ्वी पर नाशवंत मात्र नाम रूप आकृतियां ये निष्ठा के पात्र नहीं होते कदापि। निष्ठा के पात्र होते हैं केवल और केवल जन समुदाय। उन जन समुदायों के सुख, उन सुखों की व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म, यही केवल उच्चाशय है। हे महाविद, यही केवल उच्चाशय है। और मेरा स्वार्थ भी वही था। मेरी रुचि नहीं है ये गोधन क्षेत्र संपत्ति में, या अमात्य या महाअमात्य पद में। मेरी रुचि है केवल और केवल भारतवर्ष में, भारतवर्ष की निस्सहाय दमित शोषित प्रजा के उद्धार में। निष्ठा यह पदार्थ अति दिव्य है, हे अप्रतिम अति दिव्य है।
किंतु उसके लिए पात्र भी दिव्य होना आवश्यक है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं फिल्म सेंसर बोर्ड की पैनल मेंबर भी हूँ और शायद आपके साथ बैक स्टेज काम भी किया हुआ है। एक नाटक था गांधी अब भी जिंदा है, बापू अब भी जिंदा है। हाँ, वो प्रतिबिंब जी ने ही लिखा था। हाँ जी, प्रतिबिंब जी ने ही लिखा था। तो उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस चाहती हूँ कि कैसा लगा आपको उसमें काम करके, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक अलग एंगल था कि बापू की जो रामराज्य की जो कल्पना थी, वो कल्पना आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे साकार कर रहे हैं, वो भी एक उसका महत्व का एंगल था। और इसीलिए उस नाटक का नाम बापू अब भी जिंदा है, ये उसका नाम था। और उसमें हमारे श्यामेंद्र जी ने उसका दिग्दर्शन किया था, बहुत अद्भुत किया था। और काफ़ी मतलब 50-60 बच्चे उसमें काम करते थे और इतना लाइव लगता था वो कि मुझे भी था कि इसके बहुत सारे शोज होने चाहिए, क्योंकि आज भी वो सांप्रत है। तो ऐसा विषय और भी करे। और श्यामेंद्र बहुत अच्छा डायरेक्टर हैं, अच्छे निर्देशक हैं। और प्रतिबिंब जी को भी मैं जब भी मिलता हूँ कहता हूँ कि यार और एक कुछ अच्छा है उनके दिमाग में, वो भी करेंगे। तो आगे विचार है। तो वो नाटक करके तो मुझे बड़ा आनंद आया। कुछ ही प्रयोग हुए, इसका एक दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, बापू अब भी जिंदा है, होगा। प्रणाम अनुज जी, मेरा नाम कंचन ठुकराल है। मैं एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और ददीची की वॉलंटियर हूँ। मैंने ये देखा है कि मैं कहीं पर भी अगर किसी अवेयरनेस की बात करती हूँ या ददीची से रिलेटेड अवेयरनेस की बात करती हूँ, तो यहाँ इंडिया में आके जो हमारी रूढ़िवादिता है, ऑर्थोडॉक्सनेस रिलेटेड टू जो हमारे धर्म कहते हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है कि दान से संबंधित क्या है, देह दान, अंग दान। जैसे कि अभी आपने भी बोला था कि लगता है कि आँख अगर दान दे देंगे तो मरने के बाद क्या होगा, अगले जन्म में मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा धारणा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप कभी मूवी बनाएं तो अवेयरनेस के साथ साथ इस रूढ़िवादिता को ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। निश्चित। और उसके बिना लोग अवेयर तो हो जाते हैं पर आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाते हैं। मैं वही बात रिपीट हो रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हो, लेकिन वो मेरे घर में न हो, बगल वाले घर में हो। प्रभु रामचंद्र जी हमको प्यारे लगते हैं, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी का जो आदर्शवाद है या जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिसके लिए उन्हें कहा जाता है, लेकिन वो बगल वाले घर में हो। ये हमारी मानसिकता जब तक नहीं बदलती, आप सोचिए ना, छोटी सी चीज है प्लास्टिक। अगर सरकार ही वो प्लास्टिक का प्रोडक्शन बंद कर दे, वो सब्जी वाला अगर प्लास्टिक की थैली दे रहा है तो वो सब्जी वाला वहां ठेला नहीं लगाएगा, न लगा सकता है। जब तक ऐसा कठोर कानून नहीं आता और जब तक उस माइक्रो प्लास्टिक जो पैदा करते हैं वो जब तक नहीं आता, तब तक वो लोग लाते ही रहेंगे, क्योंकि न किसी को कानून का डर है, न किसी को आगे की सोच है कि अभी ये हो रहा है ना, कल की कल देखा जाएगा। ये जो अप्रोच है हमारा, कि वो प्लास्टिक हजारों साल तक वहां से इरेज नहीं होता। हम फ्लैक्स देखते हैं, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो बड़ी फैशन है, हार्दिक वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, जिसको कोई जानता नहीं है गली के बाहर भी, वो इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं। अब वो फ्लैक्स जब नीचे आता है तो फ्लैक्स जो है वो कितने वृक्षों को, कितने जलचरों को कितना बर्बाद करता है कि वो नष्ट ही नहीं होता। तो फ्लैक्स सिस्टम ही बंद कर देनी चाहिए। तो वहां से हमको शुद्ध, तो जागरूकता आते 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 वही बोल रहा हूं कि हमको इंसान को ऐसे नहीं, हमको उसको झकझोरना ही पड़ेगा। और जो भी हमको जो भी माध्यम मिले, चाहे वो
सोशल मीडिया हो, चाहे वो दूसरा कोई भी माध्यम हो, लेकिन हमको झकझोरना पड़ेगा। चाहे धर्म मार्तंड लोग हो, धार्मिक व्याख्याते हो, या प्रवचनकार हो, कीर्तनकार हो, ये सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस चीज को हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और पड़ेगा। मतलब मैंने एक सुना कि जापान में जब किसी भी बच्चों 1-2 मिनट आपस में अगर बीटिंग करनी है तो मैं यहां समाप्त करता हूं। यह आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। जब किसी भी जापान के स्टेडियम में फुटबॉल की या कोई भी मैच होती है ना, तो जो भी कागज या कोई भी फेंका हुआ कूड़ा है ना, वो दर्शक उठाते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा देश गंदा हो रहा है। मेरे अंदर जब तक ये भावना नहीं प्रकट होगी तब तक क्या होगा, तो हमको जगाना पड़ेगा। जैसे अलख जगाता है ना, अलख निरंजन करके, वैसे वो हमको वो प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी और हर एक को जगाना पड़ेगा। वो जब तक नहीं जागता, जैसे स्वातंत्र्य समर हुआ वैसे ये भी जागरूकता का एक समर है, ऐसा समझ के हमको सजग रह के एक प्रहरी बनना पड़ेगा। नमस्ते मनोज जी, मेरा नाम तारिणी अग्रवाल है और मैं यहीं स्टूडेंट हूँ यूएसआर की। सबसे पहले तो आपसे बात करवा रही हूँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मेरे को, बहुत ही भाग्यशाली चीज़ है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि फिल्म मनोरंजन है, एक नया थॉट, एक अवेयरनेस जगाने की बात है। एंड बॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें ऐसी बनती है जो अवेयरनेस के बारे में होती है, कुछ डोनेशन के ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी है। पर आजकल बहुत सारी ऐसी पिक्चरें भी बन रही है जिसमें कंट्रोवर्सीज हो रही हैं या जो कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो कि गलत है, तो उन बारे में आपका क्या ख्याल है? आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है और इसका उत्तर उसके बाद संपन्न करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि इस सत्र के में उपस्थित जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाएं और ये उत्तर उसके बाद संपन्न। मैं एक ही कहूँगा, हर एक इंसान को जो भी क्रिएटिव अपने आप को मानता है या क्रिएटिव काम में लगा हुआ है, उसको स्वयं को एक स्वयं का सेंसरशिप लगाना जरूरी है कि मैं क्या दिखा रहा हूं, उसका परिणाम क्या होगा, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, यह सोचना हमारा काम है। केवल नग्न है चीज इसलिए दिखाना, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होगा यह भी तो सोचना चाहिए। होगा सत्य, नग्न सत्य होगा, लेकिन वो हम क्या दिखा रहे हैं, जिससे समाज में क्या उत्पन्न हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और क्या है माध्यमों का सोशल। एक फिल्म आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग छाती पीट रहे थे थिएटर में, यंगस्टर शर्ट निकाल रहे थे। मैंने तो नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने कहा उन्होंने कोई बहुत अच्छा नहीं कहा उसके बारे में। लेकिन सोशल मीडिया के इस प्रभाव से लाखों लोग गए देखने, लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि ये करने वाले लोग करवाने वाले हैं इनको, ये हम नहीं सोचते। तो हमको भी हमारी सोच बदलनी पड़ेगी और जो करने वाला है उसको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और जो कंट्रोवर्सी करवाते हैं जानबूझ के, उनसे भी हमको बचकर रहना पड़ेगा। तो सभी पहलू हैं इसके, लेकिन जहां लोग कुछ क्रिएटिव लोग बैठे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप आज 1 मिनट की फिल्म बनाए, आधे मिनट की फिल्म बनाए, या 20 मिनट की बनाए, या 2 घंटे की बनाए, लेकिन जो मैं परोस रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं, वो मुझे भगवान ने क्रिएटिव बनाया है। सर्वसामान्यों से थोड़ी ज्यादा बुद्धिमत्ता मुझे दी है, सर्वेक्षण करने का विचार मुझे दिया है, मुझे एक सत विवेक बुद्धि थोड़ी सी सामान्य से ज्यादा दी है। तो उस विवेक बुद्धि का मैं विवेकपूर्ण विचार से विवेक करूं और कृति बनाऊं। ये सेंसरशिप हमें होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।